वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। सो आपने इसको पढ़ा होगा पहले भी, और सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हम पहले इस लेक्चर में देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन और वाटर साइकिल, और बाकी के जो साइकिल है वो हम इंडिविजुअल लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल, these are the elemental cycles on earth where element converts from one form and energy to another। ये जो है ये अर्थ पर जो एलिमेंटल साइकिल्स है, these are the elemental cycles। ओके, सो इस साइकिल में क्या होता है कि एलिमेंट एक फॉर्म और एनर्जी से दूसरे फॉर्म और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो these are the keyword in these cycles, the element on earth, these are the cycles on earth where the elements convert from one form and energy to another। ओके, सो ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। अब ये क्यों कन्वर्ट होते हैं एक फॉर्म एंड एनर्जी से दूसरे फॉर्म एंड एनर्जी में। जब आप साइकिल देखते हैं, उसका पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, मतलब कभी लिविंग में कभी सराउंडिंग में। सो वो डिनोट करता है कि वो एक फॉर्म एंड एनर्जी से दूसरे फॉर्म एंड एनर्जी में जा रहा है। सो आपने साइकिल का जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो आप देखिए, तो आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग अच्छे समझ में आएगा। सो ये क्यों होता है? ये होता है बायोकेमिकल प्रोसेस से या फिर जियोकेमिकल प्रोसेस से। देयर आर टू प्रोसेसेस। सो what are the basically biogeochemical cycle? These are the cycles on earth where element convert from one form of energy to another due to biochemical and geochemical process। ये एलिमेंट क्यों एक फॉर्म एनर्जी से दूसरे फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं? बायोजियोकेमिकल प्रोसेस की वजह से या फिर जियोकेमिकल प्रोसेस की वजह से। सो ये हो गया इसका इंट्रो। सो अब हम देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, nitrogen, oxygen, phosphorus are the element and compounds that make up the 97% mass of our bodies and more than 90%, 95% of mass of living organism। तो ये जो एलिमेंट है इसको हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं, CHONP। ओके, सो इसका हम एक्रोनिम तैयार कर सकते हैं। सो इनको इसी फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द मतलब मेजर एलिमेंट कौन से हैं। सो ये है मेजर एलिमेंट CHONP। ओके, सो ये हो गया इसका एक्रोनिम। सो आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है। जो ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं, 97% ऑफ द मास ऑफ द बॉडीज है, 95% ऑफ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आपको इसका सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा। In addition to these, about 15 to 25 other elements are needed in some forms for the survival and good health of plant and animal। ये क्या होते हैं 15 to 25? ये essential element होते हैं जो सर्वाइवल एंड गुड हेल्थ के लिए लगते हैं। सो इनका नंबर एनिमल और प्लांट में 15 to 25 के बीच में होता है। These elements or mineral nutrients are always in circulation, moving from one living to one non-living to living and then back to non-living components of the ecosystem in more or less circular fashion। This circular fashion is known as biogeochemical cycling। So ये हो गया इसका डेफिनेशन। एलिमेंट और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है ये ऑलवेज सर्कुलेशन में होते हैं, मूविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से जाएंगे लिविंग में, एंड देन बैक टू नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। सो क्या कर रही है, नॉन लिविंग से लिविंग में जा रहा है और फिर नॉन लिविंग में वापस आ रहा है इन मोर और लेस सर्कुलर पैशन। ये किस तरह होता है, सर्कुलर पैशन में होता है। तो इसी सर्कुलर पैशन को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। सो ये हो गया उसका डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है, these elements or mineral nutrients are always in circulation, moving from non-living to living and then back to non-living component of the ecosystem in more or less circular fashion। This circular fashion is known as biogeochemical cycling। अब बायोजियोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, अब ये एक बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग एक कंपोजिट वर्ड है। कंपोजिट वर्ड किस तरह बना है, बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब एटमॉस्फेयर। ओके, सो इट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। सो जिसमें बायो मतलब लिविंग से एटमॉस्फेयर में जा रहा है और फिर लिविंग में आ रहा है, फिर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ये सर्कुलर पैटर्न में हो रहा है, इसलिए हमने इसको बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग बोला है। सो बायो जियो का मतलब समझ गया, केमिकल क्यों, क्योंकि ये बेसिकली जो एलिमेंट्स है वो केमिकल्स होते हैं। ओके, सो इट इज बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। सो हम देखेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग को हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। सो ये जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है
थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसका जो मूवमेंट होता है इसको हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। सो अनदर नेम फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, सो आप हम इसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोल सकते हैं या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। सो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन्स रॉक्स, एयर, वाटर। ओके, सो ये आएंगे जियो में। सो जियो सो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल इज द कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या बताएगा, एक कंसेप्ट है जो डिस्क्राइब करेगा न्यूट्रिएंट्स किस तरह से मूव हो रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंड सब्सिक्वेंटली रिसाइकल बैक टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो ये सेम है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट आ रहे हैं लिविंग बीइंग में, लिविंग बीइंग से फिर फिजिकल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। सो इट इज साइक्लिक फैशन। सो इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक है नहीं। So nutrient cycle is essential for life and it is the vital function of ecology of any region. Nutrient cycle ये जो है ये essential है life के लिए and is vital function of ecology of any region. So ये essential होगा life के लिए और एक important function होगा ecology of any region के लिए। So ecology के किसी रीजन की इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस तरह से हो रहा है। In any particular environment, to maintain its organism in sustained manner, the nutrient cycle must keep balanced and stable. अब किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अब अगर आपको ऑर्गेनिज्म को सस्टेन मैनर में मेंटेन करना है, इफ यू हैव टू मेंटेन द ऑर्गेनिज्म इन सस्टेन मैनर, द न्यूट्रिएंट साइकिल मस्ट बी कीप्ड बैलेंस्ड एंड स्टेबल। सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो सस्टेन मैनर में चालू रखना है तो आपको वहाँ पे बैलेंस और स्टेबल रखना पड़ेगा, ठीक है। सो तभी वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है वो सस्टेन मैनर में वहाँ पे रह पाएंगे और उसके लिए प्री रिक्विसाइट क्या है कि आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल बैलेंस हो और स्टेबल हो। अगर आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल बैलेंस और स्टेबल है तभी वहाँ के ऑर्गेनिज्म सस्टेन मैनर में रह सकते हैं। सो इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम इसलिए इसको स्टडी करते हैं क्योंकि इसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या है। अगर न्यूट्रिएंट साइकिल बैलेंस एंड स्टेबल है तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म सस्टेन मैनर में रह पाएंगे और इसका हमको वेरिड अलाइड रीजन में या फिर बहुत सारे फील्ड्स में इसका हम यूज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन का। So there are many nutrient cycles that are important in ecology, including large number of trace mineral nutrient cycle. So बहुत सारे nutrient cycle है that are important in ecology, including large number of trace mineral nutrient cycle. So बहुत सारे nutrient cycle है। अब major nutrient cycle तो आपको पता ही है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और फिर हम सल्फर साइकिल भी पढ़ते हैं सेडिमेंट्री साइकिल में। सो ये जो मेजर साइकिल है उस तरह ही ट्रेस मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल भी हमको पढ़ना होता है क्योंकि उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन सा होगा, सॉइल होगा, पीएच होगा, मॉइस्चर होगा, टेम्परेचर होगा, रेगुलेट एक्सेट्रा।
सो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, सॉइल पीएच मॉइस्चर टेम्परेचर रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये जो है एनवायरमेंटल फैक्टर, ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का रेट जो है रिलीज होने का वो कंट्रोल करेंगे। सो एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से है, सॉइल है, पीएच है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है। सॉइल, पीएच, मॉइस्चर, टेम्परेचर। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है किस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है। सो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोड्यूसर से। कोई भी आपकी साइकिल है वो प्रोड्यूसर से ही चालू होती है। प्रोड्यूसर में कौन आएंगे, अल्गी आएगा, आपका लाइकेन आएगा, ग्रीन प्लांट्स आएंगे। सो अल्गी, इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, कंज्यूमर। सो ये सिंपल है। आप यहाँ पर अगर आपको कहीं पे भी एग्जाम में इसको ड्रॉ करना है तो आप प्रोड्यूसर लिखेंगे ऊपर, फिर प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर अगर डाई हो जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो गए, या फिर अगर प्लांट्स भी डायरेक्ट डाई हो रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट डिकम्पोज हो गए। तो डिकम्पोजर कौन होंगे, फंजाई और बैक्टीरिया। और इन डिकम्पोजर्स का क्या होगा, फिर सॉइल में ये कन्वर्ट हो गए डिकम्पोजिशन से, इनका ह्यूमस बनेगा या फिर मिनरल बनेंगे। और फिर इस सॉइल को कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर। किस तरह से, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये वाटर में या फिर मिनरल सॉल्ट्स के फॉर्म में प्लांट्स में जाएंगे और ये प्रोड्यूसर यूज करेंगे। सो इस तरह से आपका मिनरल साइक्लिंग होगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगा। सो आप इसको कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड, द न्यूट्रिएंट साइकिल इज रेफर्ड टू एज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। सो न्यूट्रिएंट साइकिल के दो पार्ट होते हैं, एक तो परफेक्ट साइकिल होता है, इम्परफेक्ट साइकिल होता है। सो परफेक्ट साइकिल में क्या होगा और इम्परफेक्ट साइकिल में क्या होगा। सो ये इनका क्राइटेरिया क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब कि कितना टाइम ले रहा है जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश करने के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दीज आर द परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट साइकिल। सो आपको ये याद रखना है जब आप इसको परफेक्ट और इम्परफेक्ट में कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और किस तरह से टाइम पे ये अब आप आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल इज वन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। सो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो होंगे वो रिप्लेस्ड होंगे उतने ही फास्ट जितने फास्ट वो यूटिलाइज हो रहे हैं। मतलब कि नेचर से प्लांट अगर कोई एलिमेंट ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, सो उतने ही फास्ट, जितना फास्ट उसने इनटेक किया है उतना ही फास्ट उसका रिप्लेनिशमेंट होगा। सो ये कौन से साइकिल में होगा, ये ज़्यादातर होता है गैसियस साइकिल में, विच आर जनरली कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइकिल्स। सो गैसियस फॉर्म में क्या होता है, गैसियस फॉर्म में जो एलिमेंट होता है वो मोटाइल होता है और वो जल्दी से मोशन कर सकता है। सो वो जब भी वो न्यूट्रिएंट जितने फास्ट वो प्लांट लेगा उतने ही फास्ट वो रिप्लेस होगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गैसियस साइकिल का। और अब जब सेडिमेंट्री साइकिल, तो सेडिमेंट्री साइकिल ऑब्वियस इम्परफेक्ट साइकिल होंगे। सो इन कॉन्ट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल आर कंसिडर्ड एज रिलेटिवली इम्परफेक्ट। सो उतना भी इम्परफेक्ट नहीं, बट हम इस कंसेप्ट को रिलेटिवली स्टडी कर रहे हैं। सो गैसियस साइकिल में जल्दी होता है इसलिए हम उसको परफेक्ट बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा लेट होता है इसलिए हम इम्परफेक्ट बोल रहे हैं। सो ये जो है ये रिलेटिव स्टडी है, आप समझ रहे हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये रिलेटिवली इम्परफेक्ट है। सो सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू सेडिमेंट्स एंड सो बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइक्लिंग। सो इसमें क्या होगा, सम न्यूट्रिएंट जो होंगे वो साइकिल से लॉस्ट होंगे और सेडिमेंट्स में लॉक होंगे। सेडिमेंट्स क्या होंगे, सेडिमेंट्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट होगा, लिथोस्फीयर होगा। सो इसमें ये लॉक्ड हो जाएंगे और वो इमीडिएट साइक्लिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सो इसलिए हम इसको रिलेटिवली इम्परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होंगे। सो ये हो गया बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो। अब हमको देखना पड़ेगा इसकी बेसिक टर्म्स क्या है और आगे क्लासिफिकेशन हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको उस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म का पता होना जरूरी है। सो लेट्स चेंज द कलर। आप बोर हो गए होंगे एक ही कलर देख के। सो रिजर्वायर, so basic terms, these are the reservoirs. So reservoirs, it is a part of earth system where an element remains for the longest period of time in the largest quantity. So यहाँ पे क्या होगा, it is the part of the earth system where an element remains for the longest period of time in largest quantity.
सो ये डेफिनेशन को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आपको रिजर्वायर पता होता है लेकिन बहुत से टेक्स्ट बुक मैं देखा हूँ जहाँ पर रिजर्वायर को एक्सप्लेन नहीं किया है। सो आपको रिजर्वायर को समझ के लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्वायर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम वेयर देन एलिमेंट रिमेन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। मतलब ये ऐसा अर्थ सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर एलिमेंट लंबे समय के लिए रह रहा है और उसके लार्ज क्वांटिटी में। अब कुछ एलिमेंट जो होंगे वो ट्रेस क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में बहुत लंबे समय के लिए कहीं पे हो सकते हैं, तो हम उसको रिजर्वायर बोलेंगे कि नहीं। वहां पे आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, वेयर द एलिमेंट रिमेन्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो हम उसको रिजर्वायर बोलेंगे। द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज टू मीट the deficit which occur due to temporary mismatch in the rate of influx and efflux। So अब रिजर्वायर का काम क्या होगा, अब जब इफ्लक्स और इनफ्लक्स आपको पता ही होगा। इफ्लक्स मतलब क्या होता है, जब एलिमेंट कहीं से बाहर जा रहा है, ई मतलब एग्जिट, और ई मतलब आई मतलब हम जो होगा वो एंटर से हम उसको आए से, यहाँ पे जो ई है वो एग्जिट को बताएगा, मतलब इफ्लक्स जो है वो वहां से जा रहा है, और इनफ्लक्स मतलब वो एंटर हो रहा है, उसका इंटेक हो रहा है। सो जब मतलब जब एलिमेंट बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, उसमें जो टेम्पररी मिसमैच हो रहा है उसके डेफिसिट को भरने के लिए हम रिजर्वायर से जो एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वहां से फुलफिल करते हैं। सो ये जो टेम्पररी मिसमैच है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम रिजर्वायर करता है। ओके, जो टेम्पररी डेफिसिट पैदा होता है उसका काम, उसका जो जो उस मिसमैच को टेम्परली उस मिसमैच को जो एलिमेंटल मिसमैच को जो वो करके लेगा, मतलब कि उसकी जो फुलफिलमेंट करेगा, टेम्पररी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, उसको हम वो होगा फंक्शन रिजर्वायर का। ओके, सो अब हम देखेंगे एग्जांपल इन नाइट्रोजन साइकिल एटमॉस्फेयर इज द रिजर्वायर। सो नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर रिजर्वायर होगा, कार्बन साइकिल में लिथोस्फीयर रिजर्वायर होगा, सल्फर साइकिल में लिथोस्फीयर रिजर्वायर होगा। तो ये भी हमको समझ लेना पड़ेगा। नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है लार्जेस्ट क्वांटिटी में एनवायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सो उसका रिजर्वायर क्या होगा, एटमॉस्फेयर। सो कार्बन साइकिल आपको पता होगा कि अर्थ के सेडिमेंट में, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा कार्बन है, क्योंकि हम उसको नेचुरल ऑयल, जो ऑयल है हमारा, जो पेट्रोलियम है, डीजल है, उसके फॉर्म में जो हम निकालते हैं, नेचुरल गैस है, उसके फॉर्म में जो हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। सो कार्बन कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर में। सल्फर भी कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर में। So exchange pool. Next definition, exchange pool. For an element, exchange pool means all other parts of the earth other than reservoir. अब हमने देखा कि रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर से अलावा जो भी बचेगा वो होगा एक्सचेंज पूल। अगर किसी भी एलिमेंट, मतलब कि अगर कहाँ पे, अगर वो रिजर्वायर से परे कहीं पे भी वो मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज पूल। अगर उसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है और वो एनवायरमेंट में, मतलब एटमॉस्फेयर में मिल रहा है और हाइड्रोस्फीयर में मिल रहा है और बाकी कई जगह मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका एक्सचेंज पूल। सो अदर देन रिजर्वायर जो भी कुछ वो उसको क्या हम किस में कंसिडर करेंगे, एक्सचेंज पूल में। अब थर्ड डेफिनेशन है रेसिडेंस, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द यूनिट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर पार्ट। सो कितने ड्यूरेशन के लिए यूनिट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है पर्टिकुलर पार्ट में। सो बेसिकली रेसिडेंस क्या होगा, ये हमको टाइम बताएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो ये यूनिट है टाइम का। सो रेसिडेंस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब रेसिडेंस से हम क्या मेजरमेंट करेंगे, टाइम को मेजर करते हैं। रेसिडेंस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच यूनिट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर पार्ट। सो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो by the residence we are measuring the time for which unit quantity of element is present in particular part. Standing state is the amount of nutrient present in soil at any given time, such as carbon, nitrogen, calcium, phosphorus at any given time is referred to as standing state. अब standing state हम किसको बोलेंगे, the amount of nutrient present in the soil at any given time. अब सॉइल में द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल, मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सो उसका अमाउंट कितना है उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। ओके,
सो स्टैंडिंग स्टेट मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है इन न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस कितना प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। Based on the nature of reservoir, a nutrient cycle is referred to as gaseous cycle or sedimentary cycle. So nature of reservoir से हम डिफाइन करेंगे कि न्यूट्रिएंट साइकिल इज गैसियस साइकिल है कि सेडिमेंट्री साइकिल है। सो आपका रिजर्वायर किस तरह का है? अगर आपका रिजर्वायर लिथोस्फीयर है तो आपकी साइकिल होंगी सेडिमेंट्री साइकिल। अगर आपका रिजर्वायर गैसियस साइकिल, अगर आपका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है तो आपकी साइकिल होंगी गैसियस साइकिल। सो इस तरह से नेचर ऑफ रिजर्वायर, सो हम किस तरह से इन साइकिल को गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल बोलेंगे, सो ये बेसिकली होता है नेचर ऑफ रिजर्वायर से। सो आपका नेचर ऑफ रिजर्वायर किस तरह से होगा उस तरह से आपकी साइकिल होगी। समझ में आ रहा है? सो आपकी अगर गैसियस साइकिल है तो आपका एटमॉस्फेयर रिजर्वायर है। सो हम देखेंगे यहाँ पर गैसियस साइकिल, इन गैसियस साइकिल द रिजर्वायर इज एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फीयर। सो गैसियस साइकिल में हम एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फीयर को भी कंसिडर करते हैं। सो गैसियस साइकिल में सिर्फ एटमॉस्फेयर नहीं होता है, हाइड्रोस्फीयर भी होता है। सो कौन से साइकिल आएंगे गैसियस साइकिल में? वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा, एंड सेडिमेंट्री साइकिल। अब सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होगा? रिजर्वायर होगा अर्थ क्रस्ट। इन सेडिमेंट्री साइकिल द रिजर्वायर इज अर्थ क्रस्ट। सोल्यूबल एलिमेंट मोस्टली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल। सो यहाँ पे जो रिजर्वायर होगा वो अर्थ क्रस्ट होगा। सो ये जो आप एलिमेंट देखेंगे ये अर्थ क्रस्ट में आपको एबंडेंटली मिलेंगे। फॉस्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। सो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर आपको रिजर्वायर की डेफिनेशन ही नहीं पता तो आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब मैंने कुछ नोट्स दिखे थे जिसमें आपको यहाँ पे बहुत मतलब कि डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे जो गैसियस साइकिल है वो उसमें कार्बन साइकिल को भी रखते हैं, मतलब वो कार्बन साइकिल को भी वहाँ पे मेंशन किया था। आपने अगर उन नोट्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कितना मेजर मिस्टेक है, क्योंकि आपको गैसियस साइकिल आप रिजर्वायर से डिटरमाइन करती है आपको पता नहीं, या फिर आपको रिजर्वायर का डेफिनेशन ही पता नहीं। ये प्रोमिनेंट आईएएस इंस्टीट्यूट है, उसका मैंने नोट देखा था और वहाँ पे कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल में मेंशन किया था। हाउ रॉन्ग, आप इसको किस तरह से गैसियस साइकिल में मेंशन कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कार्बन साइकिल का रिजर्वायर क्या है, लिथोस्फीयर है। सो वो आप गैसियस साइकिल में नहीं मेंशन कर सकते। सो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसा मेजर मिस्टेक नहीं करेंगे। सो यही फायदा होता है आपके बेसिक्स का क्लियर होने का। सो गैसियस साइकिल को हम देखेंगे। गैसियस साइकिल क्या होते हैं, अब हम इस लेक्चर में एक ही गैसियस साइकिल देखेंगे, वाटर साइकिल, और बाकी के जो गैसियस साइकिल है हम उस पर सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। सो वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सॉरी ये भी मैंने मतलब इसको हम गैसियस साइकिल में तो कंसिडर करेंगे। सो आपको ये देखना पड़ेगा गैसियस साइकिल जब हम रिजर्वायर से उसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम गैसियस साइकिल में कार्बन साइकिल को नहीं स्टडी करेंगे। ओके, सो हम कार्बन साइकिल को हम सेडिमेंट्री साइकिल में कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम उसका जो अबंडेंट, अगर हम उसको मतलब, लेकिन बहुत सारे इकोलॉजिस्ट और बहुत से लोग उसको कार्बन साइकिल में भी, कार्बन साइकिल को गैसियस साइकिल में भी कंसिडर करते हैं। सो जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको गैसियस साइकिल में भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वायर से अगर आप उसको क्लासीफाई कर रहे हैं तो आप इसको गैसियस साइकिल में नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन इन जनरल अगर आप इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ जो इकोलॉजी के बुक देखेंगे वो गैसियस साइकिल, कार्बन साइकिल को गैसियस साइकिल में ही लेंगे। लेकिन कुछ बुक्स है जो आपको रिजर्वायर से उसको लेंगे। अगर रिजर्वायर से आप साइकिल को डिमार्केट करेंगे तो जो कार्बन साइकिल होगा गैसियस साइकिल में हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। इसीलिए ये एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन अगर इन जनरल आप कहीं पे भी इसको लिख रहे हैं तो आप कार्बन साइकिल को गैसियस साइकिल में ही लिखे। ओके, सो आप अगर बहुत से रेफरेंस पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका कंफ्यूजन होगा। लेकिन ये कंफ्यूजन का सेटलमेंट यही है कि आप कार्बन साइकिल को गैसियस साइकिल में ही लिखे। सो वाटर साइकिल
आर द हाइड्रोलॉजिक, इसको हम हाइड्रोलॉजिक भी बोलते हैं। वाटर एज एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। वाटर एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है, ये क्या डिटरमाइन करता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, साइक्लिंग ऑफ ऑल अदर न्यूट्रिएंट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन वाटर। अब बाकी के न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग वाटर साइकिल पे किस तरह से डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये जो वाटर है वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वेरियस स्टेप। इट एक्ट एज सॉल्वेंट मीडियम फॉर द अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। सो आपको पता होगा वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो अगर प्लांट्स किसी और अदर न्यूट्रिएंट को भी एनवायरनमेंट से एक्वायर करना चाहता है तो उसको वाटर से ही लेना पड़ेगा। सो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीडियम की तरह से काम करता है। There is a continuous exchange of water between the atmosphere, the ocean and the continents through the process of, so continuous exchange होते रहता है वाटर का एटमॉस्फेयर के बीच में, ओशियन के बीच में एंड कॉन्टिनेंट्स के बीच में। सो ये किस तरह से होगा, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये प्रोसेस आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो हम इसको डिफाइन करेंगे आगे। इवापोरेशन आपको पता है, ये सरफेस फेनोमेना होता है। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वाटर बॉडीज थ्रू इवापोरेशन। सो वाटर बॉडीज का जो भी मॉइस्चर होगा वो एटमॉस्फेयर में जब आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। सो इवापोरेशन में क्या होगा, वाटर बॉडीज का जो भी वाटर है वो एटमॉस्फेयर में आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन। एंड फ्रॉम प्लांट्स, अगर वो प्लांट सरफेस से हो रहा है तो हम उसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। सो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, अगर ये डायरेक्ट वाटर बॉडी से अगर वाटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो हम उसको इवापोरेशन बोलेंगे, लेकिन अगर वो प्लांट सरफेस से आ रहा है तो हम उसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और इन दोनों फिनोमेना को जब हम कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो हम इसको इवापोट्रांसपिरेशन बोलेंगे। सो इवापोरेटेड वाटर अंडरगोज कंडेंसेशन एंड फॉर्म क्लाउड। सो कंडेंसेशन आपको पता है, वाटर कंडेंस होके क्लाउड बनाएंगे। सो आपका इवापोरेशन भी क्लियर हो गया, ट्रांसपिरेशन भी क्लियर हो गया, कंडेंसेशन भी क्लियर हो गया। कंडेंसेशन मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आके कंबाइन होंगे और उसका जब टेम्परेचर कम होगा सो वो कंडेंस होंगे, सो और कंडेंस होके वो क्लाउड बनाएंगे। सो उसको हम कंडेंसेशन में स्टडी करेंगे। और प्रेसिपिटेशन क्या होगा, जो वाटर और जो बर्फ गिरता है उन दोनों को हम प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। सो फॉलिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस और एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। स्नोफॉल को भी हम प्रेसिपिटेशन में कंसिडर करते हैं। सो इवापोरेटेड वाटर अंडरगो कंडेंसेशन एंड फॉर्म द क्लाउड्स। सो ये बहुत अलग अलग स्टेप है, ये हम इसको हम अगर फर्स्ट स्टेप कंसिडर करते हैं तो हम इसको सेकंड स्टेप कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि वाटर किस तरह से एनवायरनमेंट से बाहर जा रहा है। सेकंड स्टेप में हम बताएंगे कि इवापोरेट वाटर कंडेंसेशन में जाएगा। थर्ड स्टेप में हम बताएंगे कि व्हेन सैचुरेशन इज रीच्ड, जब कंडेंसेशन का सैचुरेशन होगा क्लाउड क्या करेंगे, वाटर को नीचे फिर गिराएंगे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। सो ये इसको थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे। सिंस द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एंटायर system remains the constant, a balance is required between the evapotranspiration and precipitation. So total amount of moisture constant रहना चाहिए और वो इसकी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की। सो इसमें बैलेंस किस में होगा, फिर इवापोट्रांसपिरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवापोट्रांसपिरेशन में क्या होगा, वाटर यहाँ से बाहर जाएगा और प्रेसिपिटेशन से फिर से अर्थ पे आएगा। सो इन दोनों सिस्टम में जब बैलेंस होगा तभी एंटायर सिस्टम में मॉइस्चर कांस्टेंट फॉर्म में मेंटेन होगा। सो आगे क्या देखेंगे हम, फिर हम देखते हैं द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन्स दिस बैलेंस। सो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, ये वाटर का बैलेंस मेंटेन करेगा, किसमें, इवापोट्रांसपिरेशन में एंड प्रेसिपिटेशन में। ओके, इवापोट्रांसपिरेशन में एंड प्रेसिपिटेशन में। द वाटर साइकिल, इवापोरेशन, सरफेस रन अप से इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन से अब हम यहाँ पे देखेंगे सरफेस रन अप हो रहा है, सरफेस रन अप से वाटर का इवापोरेशन हो रहा है, सन की जो हीट है और लाइट की वजह से इवापोरेशन होगा, और उस हीट की वजह से जो एयर जाएगा उसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंस होके फिर उसका प्रेसिपिटेशन होगा, जब क्लाउड्स फॉर्म होंगे उसके बाद फिर जब प्रेसिपिटेशन होगा उसका सरफेस रन अप होगा, जो वाटर बहता है जनरली, फिर ये जो होगा वो वाटर बॉडीज में जाएगा, या फिर कुछ वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होगा, कुछ जो होंगे वो ग्राउंड वाटर एक्वीफर को चार्ज करने के लिए यूज होंगे, कुछ जो होगा वो सरफेस वाटर के फॉर्म में बहते जाएंगे, जैसे रिवर है, लेक है, स्ट्रीम है, इसके फॉर्म में। और दूसरा जो डायग्राम है वो हम इसमें देखेंगे।
ये दूसरा डायग्राम है। यहाँ पे देखेंगे आप प्रेसिपिटेशन हो रहा है लैंड पे, प्रेसिपिटेशन हो रहा है लैंड पे। आप इन दोनों में से जो भी आपको सिंपल लग रहा है वो निकाल सकते हैं। सो प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है, प्रेसिपिटेशन के बाद सबसे पहले हम अगर साइकिल को स्टडी करना है तो हम इवोपोरेशन से या फिर प्रेसिपिटेशन से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब आप प्रेसिपिटेशन से अगर चालू कर रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन से चालू कर रहे हैं तो आपको सरफेस रन अप देखना पड़ेगा कि सरफेस रन अप के फॉर्म में वो जा रहा है। सरफेस रन अप के फॉर्म में कुछ इनफिल्ट्रेशन होगा, कुछ पर्कुलेशन होगा, कुछ ग्राउंड वाटर फ्लो होगा, ठीक है। फिर ओशियन में जाएगा। अब जब ये ओशियन में जाएगा तब इनका इवोपोरेशन होगा ओशियन से, या फिर वाटर पे सरफेस बॉडी जो है वहाँ से भी इवोपोरेशन होगा, और बाकी के जो बॉडीज है वहाँ से भी इवोपोरेशन होगा, रिजर्वायर से इवोपोरेशन होगा। सो बाद में प्लांट्स जो है वहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा, और ये सरफेस फ्लो जो होता है वो जो हमारे बॉडीज होते हैं, वाटर बॉडीज जो होते हैं अर्थ के, मतलब कि जो हम फ्रेश वाटर बॉडीज कंसिडर करेंगे। सो इस फ्रेश वाटर बॉडीज से जब वो सॉल्ट वाटर बॉडीज से जब ओशियन में जाएगा, सो इसको हम सरफेस आउटफ्लो बोलेंगे। सो इसी तरह से फिर यहाँ पे भी ओशियन में भी प्रेसिपिटेशन होगा और बाकी जगह भी प्रेसिपिटेशन होगा। सो इस तरह से जो वाटर ऊपर जाएगा, फिर ये सभी से इवापोरेशन से, ट्रांसपिरेशन से और इवापोट्रांसपिरेशन से, सभी प्रोसेस से जो आएगा उसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से जो होगा सो उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे भी होगा और के सरफेस पे ओशियन पे भी होगा। सो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट। तो आपको समझ रहा है। सो इस साइकिल को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, या सो आप प्रेसिपिटेशन से चालू कर सकते हैं, या फिर आप इवापोरेशन से चालू कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन से चालू कर सकते हैं। अगर आप प्रेसिपिटेशन से चालू कर रहे हैं तो आपको प्रेसिपिटेशन दोनों जगह दिखाना पड़ेगा, या तो लैंड पे भी दिखाना पड़ेगा या फिर ओशियन पे भी दिखाना पड़ेगा। सो दोनों जगह पे आप दिखा रहे हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन फिर दोनों जगह से आपको इवापोरेशन दिखाना पड़ेगा। वाटर पे जो अर्थ पे जो बॉडीज है, मतलब कि जो फ्रेश वाटर बॉडीज है वहाँ पे भी आपको इवापोरेशन दिखाना पड़ेगा। सॉल्ट वाटर बॉडीज से भी आपको इवापोरेशन दिखाना पड़ेगा, और बाकी की जो बॉडी है वहाँ से भी आपको ट्रांसपिरेशन वगैरह दिखाना पड़ेगा। सो इस तरह से ये होगा। सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर, ओशियन कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस। ओशियन आपको पता है 71% ऑफ अर्थ सरफेस कंसिडर कर रहा है। ये आपको स्क्वायर किलोमीटर में दिया है और ये स्क्वायर मीटर में दिया है। सो ये फैक्चुअल डाटा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉइल मॉइस्चर किस तरह से, और ये ग्राउंड वाटर, ये जो लाइट ग्रीन से दिया है ये ग्राउंड वाटर है, और ये सॉइल मॉइस्चर है। सॉइल मॉइस्चर किस तरह से सब सरफेस एरिया पे रहता है, मतलब कि जो आपका सॉइल है उसके नीचे आप देखेंगे बहुत से बार आपको गीला गीला, अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा मिट्टी निकालते हैं तो आपको थोड़ा गीला सरफेस नजर आएगा, तो वो क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सरफेस से वाटर फ्लो हो रहा है उसके नीचे का जो एरिया है ये दिख रहा है आपको। ये जो एरिया है, हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंटली वो नज़र आ जाए। सो ये रेड कलर में आप ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो है ये सॉइल मॉइस्चर है। यहाँ पे भी दिख रहा है सॉइल मॉइस्चर है, यहाँ पे भी सॉइल मॉइस्चर है। और ये जो दिख रहा है लाइट जो आपका ब्लू कलर है ये भी आपको ग्राउंड वाटर है। सो वाटर वेपर इज इन द एयर वेरीज फ्रॉम 0 to 4%। कुछ एग्जाम है वहाँ पे ये फैक्चुअल डाटा पूछते हैं कि वाटर वेपर जो है ये 0 to 4% वेरी होते हैं एयर में बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम के 0 to 4%। सो हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा 2%। सो कुछ बुक देते हैं 2%, कुछ बुक देते हैं 0 to 4%, तो वो एवरेज निकाल के देते हैं। तो आप रफली 2% भी मेंशन कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है। लेकिन आप जहाँ पे मेंशन करें बाय वॉल्यूम करें, उसके आगे लिखे ताकि वो आपका फैक्चुअली करेक्ट होगा। सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज हाइग्रोमीटर। सो आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर। ओके, सो ये सो आपको बहुत सारे मीटर पता होंगे, ये भी कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी पूछते हैं, अगर आपका अगर रिटर्न एग्जाम है वहाँ पे भी आप इसको मेंशन करते हैं तो आप एग्जामिनर को पता होगा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है। सो वो आपको आधा 1 मार्क ज़्यादा देके चला जाएगा। सो इस तरह से आप मेंशन करने के लिए ना भूलें। और ये हमारा हो गया वाटर साइकिल, हमने गैसेस साइकिल से चालू किया है। सो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कार्बन साइकिल, और उसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। सो थैंक यू। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।